नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो नया सवेरा में, जिसे हम मॉर्निंग प्राइम टाइम कहते हैं। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और बात अगर आज की करें तो चुनावों के लिहाज से बेहद खास है आज का दिन, क्योंकि झारखंड में पहले चरण के लिए जो मतदान है, जो 43 सीटें हैं, वो शुरू हो चुका है। और खास तौर पर वायनाड के लिए भी आज अहम दिन है, क्योंकि लिटमस टेस्ट है गांधी परिवार के लिए, पहला इलेक्टोरल डेब्यू मान सकते हैं प्रियंका गांधी के लिए। तो चुनाव से जुड़ी खबरें तो हम दिखाएंगे ही, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आज आर्थिक जगत, खेल जगत और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या कुछ खास है आपके लिए। जानेंगे दिल्ली की आबो हवा क्या कहती है आज। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। झारखंड में 43 विधानसभा सीट पर पहले चरण के लिए मतदान जारी। 10 राज्यों की 31 विधानसभा समेत वायनाड संसदीय सीट के लिए भी उपचुनाव। एनडीए, इंडी समेत कुछ छोटे दलों के साथ दांव पर। प्रधानमंत्री आज दरभंगा में करीब 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मिथिलांचल और सीमांचल को मिलेगा लाभ। झारखंड के सारठ और गोड्डा में प्रधानमंत्री करेंगे दूसरे चरण का चुनावी प्रचार। महाराष्ट्र में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस समेत बाकी दलों की भी दिखेगी ताकत। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज तय होगी गाइडलाइन। किसी को सजा देने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं अदालत। देर रात भारत पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और गति देने पर होगी बातचीत। और बड़ी खबर इस वक्त सीधे झारखंड से, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व के लिए आज का दिन क्यों अहम है। अहम इसलिए क्योंकि झारखंड में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान है। झारखंड में 683 प्रत्याशी मैदान में हैं। एनडीए इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला। चंपई सोरेन, महुआ माझी, मिथिलेश ठाकुर, बड़े नाम आज ताल ठोकते हुए। सरयू राय, दीपक बरुआ, बन्ना गुप्ता की साख दांव पर और हरिलाल महतो जैसे बड़े नाम जो हैं, आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में हो जाएगा कैद। और झारखंड का चुनाव बेहद दिलचस्प। इस बार हमने देखा कि किस तरह से जेएमएम और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर यहां नजर आ रही है। जिस तरह से तमाम संकल्प पत्र जब जारी किया गया, उसमें भी कई वायदे किए गए। तो क्या उन वायदों पर तमाम नेता खरे उतरेंगे, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन को करना है। तो झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग जो है वो जारी है और अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्षता, शुचिता और जवाबदेही के साथ अंजाम देने के लिए पहले से ही अपनी कमर कस ली थी। और तमाम अगर हम बूथ्स, जिसका भी हम आपको जायजा दिखाएंगे, वहां पर किस तरह से लोग अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे। फर्स्ट टाइम वोटर्स पर दारोमदार ज्यादा है, महिला वोटर्स पर दारोमदार है कि किस तरह से आज वो अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करते हैं। चंपई सोरेन इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मिथिलेश ठाकुर की भी किस्मत तय होगी। वो नाम है, ये वो वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ अगर हम देखें तो आगे आने वाला जो पूरा भविष्य रहेगा झारखंड का सियासी, उसका दारोमदार इन्हीं के कंधों पर रहता है। बन्ना गुप्ता, हरिलाल महतो भी मैदान में। और कई ऐसी अहम सीट्स हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। बात करें जमशेदपुर की, कोडरमा, रांची, बड़कट्ठा, ये कई ऐसे और भी नाम हैं, लंबी फहरिस्त है जहां पर मुकाबला कड़ा है। तो 15 जिलों की 43 विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। और झारखंड को अगर देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज से प्रचुर मात्रा में इस राज्य को जाना जाता है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो आर्थिक प्रगति के लिहाज से कैसे ये चुनाव अब अलग साबित होगा।
झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 15 जिलों की 43 सीट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। 31 सीट के 950 संवेदनशील बूथ को छोड़कर बाकी सभी जगह वोटिंग शाम 5 बजे तक खत्म होगी, जबकि संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। इस चरण में 1,37,00,000 से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पूर्व सीएम चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने गणेश महाली मैदान में है। गढ़वा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर, चाईबासा से दीपक बरुआ, जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता, लोहरदगा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू के सरयू राय और ईचागढ़ से आजसू के हरिलाल महतो चर्चित उम्मीदवारों में शामिल हैं। आजसू का रोल भी बहुत अहम हो जाता है इस बार के चुनावों में। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात हैं। वहीं अंतर जिला सीमाएं जो हैं वो सील कर दी गई हैं। नक्सली गतिविधियों को नाकाम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में साझा अभियान चलाया गया। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं। तो पोलिंग बूथ्स पर हर जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि लोग घरों से आएं और पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और लोकतंत्र के इस उत्सव में आज का जो किंग है वो मतदाता है, क्योंकि वो उन तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगा जिन्होंने कई चुनावी जनसभाओं में कई वायदे लोगों की लोकहित के लिए किए हैं। और मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन तत्पर। और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची के एक पोलिंग बूथ में विधानसभा चुनाव के लिए तो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने मतदान किया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जो जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से वो अजीत द्विवेदी हैं, जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजीत, आपका रुख करते हैं। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं? बिल्कुल आंचल, देखिए पहला चरण है झारखंड में विधानसभा चुनाव का और 43 सीटों पर चुनाव है और कोल्हान की जो 14 सीटें हैं उन पर भी चुनाव है। और कह सकते हैं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल जो है ये जो फेज है, जो कि इसमें बड़े बड़े नाम इसमें हैं। और पूर्व सीएम चंपई सोरेन जो हैं वो मैदान में हैं, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन मैदान में हैं, साथ ही अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जो पत्नी है मीरा मुंडा वो मैदान में हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अन्य जो करीब 6 मंत्री जो है सरकार के सिटिंग मंत्री जो हैं वो मैदान में है। तो एक हाई प्रोफाइल जो है ये फेज है और बड़े बड़े नाम इस समय मैदान में है। कई मुद्दे चले इस बार चुनाव में। यहाँ पर बीजेपी ने रोटी माटी और बेटी पे फोकस किया, साथ ही आदिवासी अस्मिता की बात की। वहीं जेएमएम की जो सरकार है, हेमंत सरकार ने, उसने अपनी जो योजनाएं चल रही हैं उस पर बात की, साथ ही आदिवासी अस्मिता को सामने लाने की बात की। लेकिन मतदाता जी की देखिए बहुत उत्साह से वोट दे रहा है। मतदाता के मन में क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय जो उत्साह जो है कितना है
मतदाता बड़ी संख्या में जो है मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और सुबह से ही जितने भी पोलिंग बूथ हैं यहाँ पर, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा रही हैं यहाँ पर। और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उनकी एक बड़ी भागीदारी जो है वो इस समय दिखाई दे रही है। सुबह से ही जितने भी यहाँ पर जमशेदपुर में पोलिंग बूथ है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं मतदान करने के लिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कतारें लंबी लंबी यहाँ पर हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए। और ये दिखाता है कि लोकतंत्र जो है वो कितना मजबूत हो रहा है। और देखिए सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में इस समय जहाँ जहाँ चुनाव है 43 सीटों पर, वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल के आ रही है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें जो है वो सुबह 7 बजे के पहले से ही लगना शुरू हो गई थी। यानी कि जब मतदान का समय 7 बजे शुरू हुआ उसके पहले से ही लोग पोलिंग बूथ में पहुंचना शुरू हो गए थे, वहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे ही दृश्य जो है बहुत सारे पोलिंग बूथ में लगभग झारखंड में दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग ने कई यूनिक और मॉडल बूथ्स भी बनाए हैं, खैर उस पर भी आएंगे। और ये जो भीड़ है, जो ये कतार है, ये लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया की एक बहुत अहम तस्वीर पेश करती है। सवाल मेरा ये है कि हमने इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में देखा कि मुख्य मुकाबला जेएमएम और भाजपा के बीच नजर आता है, लेकिन क्या निर्दलीय भी खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि कई ऐसी सीट्स हैं जिस पर निर्दलीय अपनी ताल ठोकते हुए पहले चरण में। बिल्कुल, निर्दलीय अपनी ताल ठोक रहे हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो निर्दलीय इस समय मैदान में है उसमें से बड़ी संख्या निर्दलीयों की है जो कि करोड़पति हैं, यानी कि मतलब कि एक मजबूत स्थिति में है वो। और कई निर्दलीय ऐसे हैं कि जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। लेकिन निर्दलीय देखिए, इस समय हम बात करें तो इंडी अलायंस और एनडीए दोनों के बीच में मुकाबला है। हालांकि बीजेपी और जेएमएम जो है वो लीड कर रही हैं, लेकिन इंडी अलायंस और एनडीए दोनों मेन पार्टियां हैं जो कि आमने सामने हैं। इसके अलावा निर्दलीय जो है वो फैक्टर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि 81 सीटें हैं और जब कहीं जो ऐसी सीटें हैं जहां पर कि कांटे का मुकाबला है, अगर कुछ निर्दलीय भी जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। और जैसा कि झारखंड में पहले भी होता आया है कि झारखंड में हमने देखा है कि एक अकेला विधायक जो निर्दलीय था वो भी सीएम बना है। ये स्थिति झारखंड में पहले बनी है। और यहाँ पर अगर मधु कोड़ा की बात की जाए तो उसका उदाहरण सब जानते हैं। तो इस तरीके की स्थितियाँ बन सकती है। लेकिन फिलहाल जो है झारखंड में जो है मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो उत्साहित हैं मतदान को लेकर। और निर्दलीय इस बार ज़्यादा संख्या में है, ये देखने वाली बात होगी उसमें कितने जीत के आते हैं, क्योंकि निर्दलीय कई बागी हुए हैं अपनी पार्टियों से। हम बात करें तो जेएमएम से भी है, बीजेपी से भी है, कई बागी जो है वो मैदान में है। वो उन्होंने निर्दलीय रूप से अपनी दावेदारी जो है वो पेश की है। तो अगर निर्दलीय कुछ संख्या में ही जीत के आते हैं, अगर दहाई का आंकड़ा भी पार करते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर जो है, बड़ा गेम चेंजर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर कांटे का मुकाबला जो है इस तरीके से आगे अजीत, एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि आप जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर में खड़े हैं। जमशेदपुर को जब हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो अग्रणी स्थान मिलता है। ऐसे में इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुख्य मुद्दे जमशेदपुर के क्या रहे खास तौर पर? और रघुवर दास की जो बहू हैं, अगर हम उनकी बात करें, बन्ना गुप्ता, कई ऐसे बड़े नाम हैं जमशेदपुर से जो चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। देखिए, जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है और देश में इसकी अलग पहचान है देश दुनिया में। और टाटा ने जिस तरीके से यहाँ पर शुरू में अपना प्लांट लगाया, यहाँ पर विकास किया, वो किसी छुपा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आ गया है, विकास की गति जो है वो रुकती नजर आ रही है। जमशेदपुर अगर आप मेन ठीक शहर की बात करें तो वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में जाएंगे, ग्रामीण इलाके में जाएंगे, तो वहाँ पर स्थिति बहुत ही बदतर है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पलायन बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार जो है वो बड़ी समस्या है। देखिए, हम यहाँ पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग जायजा ले रहे हैं, तो ये मुद्दे लोगों के मन में सामने आ रहे हैं। पलायन, क्योंकि औद्योगिक शहर है यहाँ पर, लेकिन देखिए रोजगार सीमित होते जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नए उद्योग नहीं लग रहे हैं। जो पुरानी इंडस्ट्री है वही चल रही है, उसमें भी रोजगार कम होते जा रहे हैं। साथ ही आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें रोजगार नहीं है। यहाँ पर जो कंपनियां हैं पुरानी, वहाँ पर पहले जो लोग रोजगार में हैं वही लोग रोजगार में हैं। तो नए रोजगार जो है वो नहीं डेवलप हो रहे हैं, नई संभावनाएं यहाँ पर नहीं बन रही है, नई इंडस्ट्री यहाँ पर पिछले कई सालों से नहीं लगी है। और ये एक बड़ा मुद्दा है कि झारखंड जो है वो सर्वाइव कर रहा है, रोजगार के क्षेत्र में सर्वाइव कर रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, उसमें भी यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। साथ ही पलायन जो है वो बड़ी समस्या, जो कि बड़ी संख्या में यहाँ से लोग पलायन करके
महानगरों में जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं यहाँ पर, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही देखिए डेमोग्राफिक चेंज की जो बात है वो भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, और लगातार जिस तरीके से जो घुसपैठिए यहाँ पर चले आ रहे हैं उस कारण से भी यहाँ पर और पूरी चुनावी प्रक्रिया में हमने देखा कि कई चुनावी जनसभाओं में हमने इन मुद्दों को ज्यादा, जो तमाम नेता, जो स्टार प्रचारक उतरे, उनकी जुबान पर देखा। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार भी जुड़ गए हैं। रांची में आप मौजूद है दिवाकर। सबसे पहले जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक वहां देखें कि किस तरह से लोग अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करें, फिर जानेंगे वहां का चुनावी समीकरण। देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी रांची में भी आज जो 5 सीटें हैं, 2 सीटों पर नहीं है लेकिन 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, और उसको लेकर लगातार उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, कब विकास से बोलेंगे, थोड़ी वो तस्वीर आपको दिखाएं अपने कैमरे के जरिए कि किस तरीके से सुबह से ही, चाहे वो यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो या महिलाएं, सब के सब मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रही हैं, और इस बात को लेकर लगातार यहां जोश और उमंग और उत्साह, ये तीनों चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। तो लगातार यहां पर सेल्फी बूथ भी बनाया गया। मैं रांची के जिस रेड क्रॉस बूथ पर खड़ा हूं, वहां पर लगातार सुबह से ही, मतलब करीब 7 बजे से मतदान हुआ है, लेकिन सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ पर मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। और वो तस्वीरें कि ये अभी तक जो हमको शुरुआती जानकारी मिल रही है कि अभी शुरुआती 1 घंटे में करीब यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर 11% जो पोलिंग है वो दर्ज की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है, और इसकी झलक भी देखने को मिल रही है। एक बार आपको हम बता दें कि झारखंड की जिन 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उनमें कोल्हान की 14 सीटें हैं, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर की है, 9 सीटें पलामू की है, और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। इन तमाम सीटों पर आज मतदान हो रहा है, और इसमें कुल 683 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। अगर हम बड़े उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें जैसे कोल्हान से चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर राज्य सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता इंडी गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो पलामू प्रमंडल में गढ़वा की सीट है, वहां पर जो मिथिलेश ठाकुर हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई दिग्गज, और रांची में जो बीजेपी के सीपी सिंह है वो 7वीं बार मैदान में है। तो ऐसे तमाम नेता, क्योंकि आपने सीपी सिंह का जिक्र किया है और आप रांची में मौजूद हैं, और सीपी सिंह का मुकाबला इस बार महुआ के साथ है। क्या देखते हैं कि 7वीं बार के बाद 8वीं कोशिश जो ये है, और उन पर विश्वास जताया पार्टी ने, कितना अहम आप मानते हैं? और ख़ास तौर पर अगर रांची के मुद्दों को देखें, वो कितने अहम तौर पर ये तमाम जो उम्मीदवार हैं वो एड्रेस करते हुए नजर आए अपनी जनसभाओं में? ये राज्य के लिए, राज्य की खुशहाली हो, राज्य में अच्छा सरकार चले, यही बात, और क्या। तो राज्य में खुशहाली हो, ये सोचकर इन्होंने मतदान किया, और ये जोश और उमंग लगातार, आपको हम आगे भी मतदाताओं से बात कराएंगे, लेकिन ये जोश और उमंग लगातार झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। जिन सीटों पर भी, ये तो शहरी इलाकों की का हाल है, और जब ग्रामीण इलाकों की भी कुछ तस्वीरों हमने अब से थोड़ी देर पहले आपको शेयर किया था, वो भी, तो किस तरीके का उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है। राज्यपाल जो है, उन्होंने गंगवार जी ने अब से थोड़ी देर पहले बगल वाले बूथ में एटीआई का जो बूथ है वहां पर उन्होंने अपना मतदान किया है। तो लगातार जो हम कह सकते हैं कि वीआईपीज भी लगातार पहुंच रहे हैं, और वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। और चूंकि महेंद्र सिंह धोनी के नाम से रांची भी जाना जाता है, तो दोपहर के आसपास में कहा जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी भी अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, और उसके बाद वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपने मताधिकार का अपना इस्तेमाल किया है? अपने मत का इस्तेमाल किया आपने? हाँ, कर लिया। जरा चलिए, तो जमहूरियत को कायम करने के लिए और अपने राज्य का मुस्तकबिल लिखने के लिए वहाँ की आवाम आज अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करने निकल रही है, क्योंकि एक एक वोट जो है वो बहुमूल्य और कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजीत और दिवाकर, आपका इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। लगातार हम आपसे आगे भी इस चुनावी प्रक्रिया पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और बहुत अहम बोला दिवाकर ने कि अभी 1 घंटा ही हुआ है, और जिस जगह यानी रांची पर वो मौजूद थे, जिस पोलिंग बूथ पर, कम से कम 11% का मतदान ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, ये तो बात हमने की झारखंड की, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी बाईपोल्स भी हो रहे हैं, उसको भी एक बार समझते हैं। तो 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव है। इनमें असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, गुजरात की 1, कर्नाटक की 1,
कर्नाटक की 3, केरल की 1, मध्य प्रदेश की 2, मेघालय की 1, राजस्थान की 7 और पश्चिम बंगाल की 6 सीट शामिल हैं। सिक्किम की 2 सीट पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी आज ही वोट डाला जाएगा। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी आज मुकाबला कड़ा है। प्रियंका गांधी के सामने भी कई तो सीधे हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां बुधनी से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव मौजूद हैं। आदित्य, तो क्या एक बार फिर पिछली बार की तरह बुधनी इतिहास रचने जा रहा है, जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं आज यहां पर अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जैत गांव है। जैत गांव शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव है और लगातार शिवराज सिंह चौहान यहाँ से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, यहाँ से चुनकर जाते थे विधायक, लेकिन पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो सांसद बन गए और अब ये जैत सीट खाली हुई तो यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन आप लाइन देखिए, सुबह के 7 बजे से जैसे ही मतदान चालू हुआ, सुबह के 7 बजे से ये तमाम लोग जो हैं जैत के, वो कतारों में लगना यहाँ शुरू हो गए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुद्दे सबके मन में, सबके जहन में हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इनको वोट डालना है। और मतदाता कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मतदाता जब ईवीएम मशीन पर पहुंच रहे हैं तो अपने मुद्दे जो उनके हैं उसको ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवार को चुन रहे हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र है आंचल में, आपको बताऊं, और इस आदर्श मतदान केंद्र को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बलून्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, सेल्फी पॉइंट्स के लिए एक सेल्फी बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं। महिलाएं भी कतारों में नजर आ रही हैं। तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए मतदान केंद्र पर मतदाता के लिए, वो अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं। टेंट है, अगर धूप हो जाएगी तो टेंट यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि शाम तक मतदान चलना है, तो मतदाता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का खासतौर से ख्याल रखा जा रहा है। अब थोड़ा समीकरणों की तरफ आए। बुधनी लोकसभा सीट अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। विजयपुर सीट जहां एक और मतदान चल रहा है मध्य प्रदेश में उपचुनाव का, वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। लेकिन अगर बुधनी की बात करें तो यहां से रमाकांत भार्गव जो सांसद रह चुके हैं विदिशा से, वो चुनाव मैदान में बीजेपी से। कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पटेल चुनाव मैदान में है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। वहीं अगर विजयपुर की तरफ मैं आपको लेके जाऊं तो विजयपुर में रामनिवास रावत 6 बार से लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और इस बार बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। डॉक्टर मोहन सरकार में मंत्री भी हैं, वन मंत्री भी हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां से मल्होत्रा जो है उनको टिकट कांग्रेस ने दिया हुआ है, वो भी बीजेपी की तरफ से 2023 के चुनाव में बागी होकर गए थे टिकट नहीं मिलने की वजह से। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है ये कह सकते हैं, लेकिन मतदाता अपने दिमाग में सारे मुद्दे जो हैं उनको जहन में रखा हुआ है। बिल्कुल, तो विजयनगर से किसे विजय हासिल होगी और बुधनी से किस पर जो बुध ग्रह है वो सकारात्मक प्रभाव डालेगा, इसका फैसला जनता जनार्दन को करना है। लेकिन हमारे साथ वायनाड से सुनीत सुकुमारन भी जुड़ गए हैं। सुनीत, सो व्हाट वी कैन से दैट इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर प्रियंका गांधी और वी कैन से द इलेक्टोरल डेब्यू फॉर द गांधी फैमिलीज लेडी प्रियंका। Angela, after a months-long high-voltage election campaign, finally our 14 lakhs of voters are about to cast their votes today. And this election is significant for so many reasons, especially for Priyanka Gandhi. This election is very significant, and she has participated in almost all election campaigns in the past couple of weeks. Unlike previous election, Rahul Gandhi also participated in most of the campaigns. Even yesterday, there were silent campaigns, and Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi is stationed in Wayanad and just coordinating the election campaign. And unlike previous elections, in Wayanad, around 14 lakhs voters are there. But from 2019 onwards, the voting share, we can see a substantial substantial decrease in voting shares. So here in this by-election, we are. बिल्कुल, आप सुनीत सही कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश है और यहाँ in this by-election we are और मुख्य मुकाबला
हम देख सकते हैं कि यहाँ पर LDF, UDF जो कि लेफ्ट की अहम पार्टियां मानी जाती हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए कांग्रेस की तो अहम नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और जब हम वायनाड की बात करें, इसका जिक्र सुनीत भी कर रहे थे, तो जब अमेठी की सीट जीती थी राहुल गांधी ने, तो सबका ये मानना था कि भाई ये सीट जीतने के बाद वो वायनाड की अगर सीट छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी के लिए, जब हम संसद के रास्ते की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा साफ होता हुआ। खैर, इसका फैसला जनता करेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज़ पर हमारी खास पेशकश नया सवेरा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा में होंगे। दरभंगा में प्रधानमंत्री एम्स के निर्माण के लिए भूमि पूजन सहित सड़क, रेल और ऊर्जा क्षेत्र की 25 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसकी वजह से मिथिलांचल और सीमांचल को काफी फायदा होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्रों में 13 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में बहुप्रतीक्षित एम्स के निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। करीब 188 एकड़ भूमि पर बनने वाला दरभंगा एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा। 750 बेड की क्षमता वाले इस एम्स के निर्माण पर 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो अगले 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। दरभंगा एम्स में अस्पताल सेवा के साथ ही MBBS और नर्सिंग की पढ़ाई भी होगी। एम्स दरभंगा में 125 MBBS की सीट और 60 नर्सिंग की सीट होंगी। दरभंगा में एम्स निर्माण से मिथिलांचल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस एम्स के बनने से उत्तर बिहार के करीब 22 जिले और बिहार से सटे नेपाल के तटीय क्षेत्रों के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स के भूमि पूजन के साथ ही दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। इस दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन के निर्माण पर 389 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस बाईपास स्टेशन के बनने से सीतामढ़ी, रक्सौल की तरफ से मधुबनी, झंझारपुर, सहरसा की तरफ जाने वाली ट्रेनों को दरभंगा जंक्शन पर आकर इंजन घुमाने का झंझट समाप्त हो जाएगा और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा PM मोदी नए पुराने नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण की योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे मिथिलांचल और सीमांचल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ेगी। मिथिलांचल क्षेत्रों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और बेहतर यातायात की सुविधा होने से इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जिससे इस क्षेत्र में विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा के इसी जगह पर बनने जा रहा है। करीब 200 एकड़ में बनने वाले इस एम्स की कुल लागत करीब 1300 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ 750 बिस्तरों वाले इस एम्स के बन जाने से न केवल आसपास के लोगों को वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। कैमरामैन आनंद के सब के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दरभंगा। और इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं दरभंगा से सीधा। नितेंद्र, जहां नया एम्स बनने से जो उत्तर बिहार के 22 जिले हैं उन्हें किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिलेगी। जब हम स्वास्थ्य से जुड़ी बात करते हैं, साथ ही साथ रेलवे को लेकर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे।
निश्चित तौर पर देखिए, आज प्रधानमंत्री करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और हाल के वर्षों में इतनी बड़ी निवेश मिथिलांचल में नहीं हुई थी, तो ये यहाँ की जनता ये मानकर चल रही है कि बीते कुछ सालों में ये सबसे बड़ा निवेश है। और उसका फायदा न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में होगा, अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें तो सड़क की बात हुई, 4 लेन सड़क हो, नेशनल हाईवे की बात हो, या फिर रेल का कनेक्टिविटी हो, इन तमाम चीज़ों पर खास फोकस रहे। और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम बात करें कि जो गैस पाइपलाइन है, वो 4,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, उसका भी आज प्रधानमंत्री शिलान्यास भी करेंगे, आधारशिला भी रखेंगे और लोकार्पण भी होगा। तो जो मिथिलांचल के करीब 8 करोड़ जनता है, उसका सीधा सीधा लाभ उठाएगी इन क्षेत्रों में। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें कि रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर सुनिश्चित होंगे, उपलब्ध होंगे। तो ये एक बड़ी सौगात है। अगर हम एम्स की बात करें तो बहुत लंबे अरसे से मांग की जा रही थी कि दरभंगा में एम्स हो, और बिहार में ये दूसरा एम्स होने जा रहा है। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, जहाँ पर 2-2 एम्स है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो वर्ल्ड क्लास जो चिकित्सा सुविधा होगी वो यहाँ के लोगों को मिलेगी। तकरीबन 8 करोड़ जनसंख्या जो मिथिलांचल की हो या फिर सीमांचल के लोग हों, उनको फ़ायदा होगा। और अगले 3 साल में ये एम्स बनकर तैयार होगा। 750 बिस्तरों वाला ये एम्स होगा। और साथ ही साथ 42 जो मल्टी डिसिप्लिनरी विभाग की बात करें वो यहाँ पर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े यहाँ के लोग इलाज के लिए अगर बात करें तो दिल्ली एम्स जाते हैं, और आप देख रहे हैं कितना वेटिंग होता है वहाँ पर, चाहे ओपीडी की बात हो या फिर सर्जरी की बात हो। तो उसका जो दिल्ली के एम्स पर भी लोड कम होगा, बोझ कम होगा। साथ ही साथ यहाँ के लोग विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। और साथ ही नितेंद्र, क्योंकि यहाँ से MBBS प्रोफेशनल्स और नर्सिंग प्रोफेशनल्स भी प्रशिक्षित होकर निकलेंगे, तो डॉक्टरी समाज की अगर हम बात करें, जहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि किल्लत होती है, उस लिहाज से इन प्रोफेशनल्स का इस दायरे से जुड़ना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी क्रांतिकारी साबित होता है। निश्चित तौर पे देखिए, जब भी एम्स बनता है तो उसमें MBBS की सीट होती है, मेडिकल कॉलेज होता है, तो 125 MBBS की सीट है, और नर्सिंग कॉलेज भी इसमें रहेगा। तो 60 नर्सिंग की सीट अभी सुनिश्चित की गई है, और धीरे धीरे आगे आने वाले समय में इसको बढ़ाया भी जाएगा। साथ ही साथ आयुष का भी एक ब्लॉक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय के थ्रू जो होलिस्टिक अप्रोच है, जो भारत की जो स्वास्थ्य नीति है, 2017 की स्वास्थ्य नीति जो बनी थी, उसमें है कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। तो ट्रेडिशनल और आधुनिक मेडिसिन की यहाँ पे इलाज की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ रिसर्च पे काफ़ी फोकस होगा, और इस बात पे जोर दिया जाएगा कि जो यहाँ के आसपास के लोगों में डिजीज प्रोफाइल क्या है, किस तरह की बीमारियाँ होती हैं, उस पर खास जोर रहेगा। और कम्युनिटी अवेयरनेस की बात चलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का फोकस है कि लोग बीमार ना पड़ें, यानी निरोग रहे, निरामय रहे। प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, तो उस पर भी खास जोर रहेगा कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। इन तमाम वजहों से ये एम्स बहुत खास होने जा रहा है। बहुत ही उत्सुकता से मिथिला के वासी प्रधानमंत्री का इंतजार करें, क्योंकि मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा को कहा जाता है, और प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर उनका जोरदार पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो दरभंगा को जब एम्स मिलेगा तो उससे मिथिलांचल और सीमांचल के जो तमाम उत्तर भारत के जो बात करते हैं हम, बिहार के 22 ज़िले हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। और क्योंकि हम दरभंगा एम्स की बात कर रहे हैं, वो अगले 3 सालों में बनकर तैयार होगा। एम्स में क्या खास उच्च स्तरीय सुविधाएं होंगी चिकित्सा से जुड़ी हुई, इस पर एम्स दरभंगा के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माधवानंद कार से खास बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। एम्स दरभंगा के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माधवानंद कार हमारे साथ है। और सर, ये बताइए कि ये एम्स कब तक तैयार होगा, क्या इसमें सुविधाएं होंगी? सर देखिए, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दरभंगा बहुत दिन बाद बन रहा है, और ये 1264 करोड़ का बजट है। उनका जो पक है भी 3 to 4 ईयर्स में कंप्लीट होगा। उसमें 750 बेड का बेड रहेगा, और 42 सुपर स्पेशलिटी सारे डिपार्टमेंट मिलके कुल मिला के 42 डिपार्टमेंट्स रहेगा। कितने एकड़ में बनने जा रहा है
ये पहले तो 200 एकड़ का जो नॉर्म था, बट हमको मिला है 187.44 एकर्स, क्योंकि यहाँ से जैसे कि आपको पता होगा पॉपुलेशन ये सब हिसाब से 200 एकड़ तो मिलना बहुत मुश्किल है, बट स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा कि हमको 187.44 एकर्स जमीन मिला। क्या कुछ इस तरह की प्लान की गई है कि चूंकि ये जो मिथिला का एरिया है, कुछ स्पेशल कुछ बीमारी, स्पेसिफिक बीमारी या उससे रिलेटेड कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होगा या कुछ स्पेशल फोकस? ये तो बहुत बड़े है क्योंकि ये सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाया गया है इसलिए कि जैसे कि आपको सोचा होगा कि दिल्ली में एक ही था, उसमें विजन हमारा जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का था कि हर कोने में ये एम्स बनना चाहिए, कि ये जो डिस्पैरिटी है हेल्थ केयर में उसको समझने के लिए ये सब कोने कोने में यही टर्शियरी केयर लोगों के पास जाएगा। मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट होंगी? मेडिकल कॉलेज में 125 सीट्स है, स्टार्टिंग में 125 सीट्स रहेगा एंड 60 सीट नर्सिंग कॉलेज का रहेगा और पीजी स्टूडेंट्स रहेंगे। वो तो अनलिमिटेड होता है कि डिमांड के ऊपर में लेते हैं। ऑपरेशनल कब तक हो जाएगा अगर ओपीडी की हम बात करें तो? 1.5-2 साल के बाद में शायद ओपीडी शुरू होने का ये आशा है। अगले 3 से 4 साल में दरभंगा एम्स बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं वर्ल्ड क्लास की मिल सकेगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दरभंगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के इलाकों में चुनावी प्रचार में अपना जोर लगा दिया है। दूसरे चरण के इलाकों में राज्य के विपक्षी दल भाजपा के चुनावी प्रचार की कमान आज प्रधानमंत्री संभालेंगे। प्रधानमंत्री राज्य की सारठ और गोड्डा में पार्टी के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा सारठ की रांगा सिरसा मैदान में होनी है, जबकि दूसरी सभा गोड्डा में पौड़ियाहाट गोड्डा विधानसभा की सीमा से सटे सिकटिया मैदान में होनी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सारठ और गोड्डा में भाजपा के 200 मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां चुनावी प्रचार की कमान आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभालने वाले हैं। अमित शाह महाराष्ट्र की 3 जगहों पर पार्टी के चुनावी प्रचार को धार देंगे। सबसे पहले धुले जिले के शिंदखेड़ा विधानसभा सीट पर दादा साहब सावल नॉलेज सिटी दोंडाईचा में जनसभा होनी है। उसके बाद अमित शाह जलगांव जिले की चालीसगांव विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील भी। इसके बाद अमित शाह राज्य की परभणी जिले की जिंतूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर मतदान किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र सामने आने के बाद दिग्गज नेताओं के प्रचार में अपनी पूरी ताकत वो झोंकते हुए नजर आए और आज भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एमवीए के तमाम नेता राज्य में अपना प्रचार अभियान जारी रखेंगे। महाविकास आघाड़ी ने अपने वचन पत्र में कानून व्यवस्था और निवेश से जुड़े कई मुद्दे मतदाताओं के सामने रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां बुधवार की अगर हम बात करें यानी आज देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपनी ओर से दिशा निर्देश वो तय करने वाला है। कोर्ट इनके जरिए सुनिश्चित करेगा कि अवैध निर्माण को हटाए जाने की इजाजत देने वाले स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग न हो और बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देने में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि किसी को सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो सकता और किसी के घर को इसलिए नहीं ढहाया जा सकता क्योंकि उस घर का कोई व्यक्ति किसी केस में आरोपी है या दोषी। ब्राजील और गुआना की यात्रा करेंगे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 16 से 17 नवंबर तक नाइजीरिया की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ब्राजील में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में
भाग लेने के लिए 18 से 19 नवंबर के दौरान रियो डी जेनेरियो की यात्रा करेंगे। इस G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा करने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। गुयाना की यात्रा 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान पीएम गुयाना की संसद को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। देर रात उनका विमान दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना स्टेशन पर उतरा। आज पहले दिन उनकी मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ होनी है। इस दौरान फैसल बिन फरहान भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। उनकी इस यात्रा से भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। और बात COP29 से जुड़ी हुई। दुनिया भर में औसत मासिक तापमान अत्यधिक बढ़ने की वजह से 2024 के अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहने की आशंका है। COP29 सम्मेलन के दौरान जारी विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि महत्वाकांक्षी पेरिस समझौता गंभीर खतरे में है। पेरिस समझौते का लक्ष्य धरती की सतह के दीर्घकालिक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना है। समझौते में इस तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के प्रयासों पर बल दिया गया। रिपोर्ट की माने तो 2015 से 2024 तक का दशक सबसे गर्म रहने का अनुमान है और इसके कारण ग्लेशियर से बर्फ पिघलने, समुद्र का जल का जो स्तर है वो बढ़ना और महासागरों का पानी गर्म होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। विश्व मौसम विभाग की महासचिव सेलेस्ते साउलो ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में तापमान में किसी भी तरह की वृद्धि पर ध्यान देना आवश्यक है और तापमान में अतिरिक्त वृद्धि प्राकृतिक आपदाओं, उनके दुष्प्रभावों और जोखिमों को बढ़ाती है। भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम द्वारा 15 से 17 नवंबर 2024 तक SGT विश्वविद्यालय गुरुग्राम में विजन फॉर विकसित भारत अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन विविभा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालन डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और योग गुरु बाबा रामदेव सहित देश के अनेकों विद्वान इस 3 दिवसीय शोधार्थी सम्मेलन के दौरान युवा शोधार्थियों का मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों के जगत में क्या कुछ खास है आपके लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल,
बाकी लोन बेमिसाल। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और मेरी सहयोगी शैला इस वक्त मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। शैला, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? सुप्रभात आंचल। अखबारों की बात करें तो अधिकतर समाचार पत्रों ने आज जिस खबर को सुर्खी बनाया है वो है झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जी हां, पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और इस चरण में कई दिग्गजों की, चंपई, महुआ, गीता जैसे कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है और इसीलिए ये बड़ी खबर है। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने इसे प्रकाशित किया है। हमने इसे जनसत्ता से लिया है। वहीं एक और खबर जिस पर जो अखबारों में प्रमुखता से छाई रही है वो है क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ है, उसकी खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। आपको बता दें कि भारत ने मंगलवार को ओडिशा तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है और इसकी जद में चीन और पाकिस्तान दोनों आएंगे। विश्वसनीय प्रदर्शन करने के लिए ये मिसाइल जो है उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी सुसज्जित है। तो ये एक बेहतरीन और अच्छी खबर है। साथ ही साथ एक और खबर है, मामलों की तत्काल सुनवाई पर सीजेआई सख्त हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मौखिक आग्रह नहीं चलेगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायपालिका के सामने आने वाली कई चुनौतियों का उल्लेख किया है, जिसमें लंबित मामलों की संख्या कम करना, मुकदमेबाजी को किफ़ायती बनाना और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना को शपथ दिलाई थी। और एक और खबर ये आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। ये खबर है कि लुप्त प्राय वनस्पतियों को कुछ विज्ञानियों ने संजीवनी दी है और ये बचाएंगी कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों से। जी हाँ, ये औषधीय वनस्पतियों पर शोध भविष्य में जीवन रक्षक दवाओं पर निर्भरता की दिशा में भी एक अच्छी पहल है। थुनेर और इलम की कोशिकाओं को विज्ञानियों ने राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित किया और अब इसकी नई पौध जो है वो तैयार की जाएगी। तो आनुवंशिकी अध्ययन इन प्रजातियों के संरक्षण में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एक खबर और ये आपकी सहूलत से जुड़ी हुई है और हमने इसे राष्ट्रीय सहारा से लिया है। ये है कि जो यात्री स्टेशन पर आएगा वो ट्रेन में ज़रूर जाएगा। दरअसल अब दीपावली और छठ पूजा पर घर पहुंचने की बेताबी के बाद अब जो है घर से वापस अपने अपने काम पर लौटने की बारी है और रेलवे ने जिस शिद्दत के साथ रेलगाड़ियों को उनके गंतव्य शहरों तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनों का इंतज़ाम किया है, ठीक उसी तरह से रेलवे अब उनकी वापसी के लिए भी प्रतिबद्ध है और विशेष ट्रेनों के साथ उनके इंतज़ाम में जुटी हुई है। रेलवे ने स्टेशनों पर टेंट लगाकर हाथों हाथ टिकट देकर यह भी बता दिया है कि जो भी व्यक्ति स्टेशन पर आएगा वो ट्रेन में ज़रूर जाएगा और इसके लिए पहली बार रेलवे बोर्ड की वॉर रूम से पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो त्योहार मनाकर जो लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन खबर हो सकती है। फिलहाल अखबारों से इतना ही। बिल्कुल, तो सवेरे वाली गाड़ी से अगर आप जाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारा गाना है, तो आप समझिए कि अगर आप स्टेशन पर हैं तो आप अपने घर ज़रूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैला इन तमाम जानकारियों को इतने कम समय में इतने रोमांचक तरीके से हम तक समेट कर लाने के लिए। तो ये थी अखबारों से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें, लेकिन अब आइए सीधे रुख करते हैं अखबार जगत से दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। बात करते हैं अमेरिका की, जहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए का जिम्मा नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व निदेशक जॉन रैटक्लिफ को सौंपा। उन्होंने ये भी कहा कि वो देश की उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अमेरिकियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए निडर सेनानी साबित होंगे। ट्रंप ने
आर्कांसस के पूर्व गवर्नर माइक हकाबी को इजराइल में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि माइक एक महान सार्वजनिक सेवक, गवर्नर और विश्वास से परिपूर्ण नेता रहे। वो मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए लगातार और बिना थके काम करेंगे। दिग्गज कारोबारी एलन मस्क और उद्यमी विवेक रामास्वामी को ट्रंप ने बड़ी जिम्मेदारी दी कि वो अब सरकारी दक्षता विभाग की अगुवाई करेंगे। और ट्रंप ने एक बयान में कहा कि मस्क और रामास्वामी मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, फिजूल खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कड़ी में ट्रंप ने सैन्य अनुभवी और फॉक्स न्यूज के एंकर पीट हेगसेथ का नाम देश के नए रक्षा मंत्री के रूप में नामांकित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के सचिव के रूप में नामित किया। में प्रतिष्ठित माने जाने वाले बुकर पुरस्कार साल 2024 के लिए ब्रिटिश लेखिका समांथा हार्वे को ये दिया जाएगा। उन्हें पुरस्कार उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया जाएगा। वहीं हार्वे के ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो वो जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और इटली के 2 पुरुषों और 4 महिलाओं की कहानी है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। हार्वे ने पुरस्कार उन सभी लोगों को समर्पित किया जो पृथ्वी के पक्ष में बोलते हैं और शांति के पक्ष में काम करते हैं। और आइए अब जानते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। अंदाज रहेगा फटाफट। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत 13 करोड़ के 12 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। इनका कुल मूल्य लगभग 509 करोड़। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 1 वर्ष में 24 गीगावाट की वृद्धि के साथ 203 गीगावाट तक पहुंची। भारत के सौर उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 22 के मुकाबले 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 24 में $2 अरब के पार। आंध्र प्रदेश सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। इस साझेदारी से आंध्र प्रदेश में 2.5 लाख रोजगार के अवसर होंगे पैदा। दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अभी तक सुरक्षा मानदंडों को नहीं किया पूरा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें मिलेगा लाइसेंस। खबरें खेल जगत से आपके फेवरेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज सेंचुरियन के मैदान पर खेला जाना है। सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश तीसरे मुकाबले को जीत खुद को मजबूत स्थिति में लाने पर होगी। वैसे सेंचुरियन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसे में ये बात टीम इंडिया के हौसले को और बुलंद करती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला सेंचुरियन में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और तीसरा मुकाबला जीतकर दोनों टीमों की कोशिश मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की रहेगी। पहले मुकाबले को जीतने के बाद दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली थी। ऐसे में सूर्य कुमार एंड कंपनी उस हार से सबक लेकर तीसरे T20 को अपना बनाना चाहेगी। सेंचुरियन की पिच अन्य पिचों की तुलना में अलग है। इस पिच पर स्पीड के साथ साथ बाउंस भी है। सेंचुरियन की पिच पर गेंद पड़ने के बाद तेजी से बल्ले पर आती है। पिछले कुछ सालों में सेंचुरियन की पिच में स्पीड और बाउंस पहले के मुकाबले ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में भारतीय गेंदबाज इस पिच से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। वहीं इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। अब तक इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने 14 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मेजबान टीम को 6 में जीत मिली है, लेकिन 8 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि टीम इस बार काफी बदली हुई दिख रही है और खासकर ट्रिस्टन स्टब्स का अंदाज इस टीम की बड़ी ताकत के रूप में सामने आया है। वैसे सूर्य कुमार की कप्तानी में भारतीय टीम खुद को T20 के प्रारूप में नए सिरे से सामने लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। अंदाज रहेगा फटाफट।
निर्देशक शेखर कपूर ने फिल्म मासूम के सीक्वल बनाने का किया ऐलान। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी आएंगे नजर। फिल्म को लेकर शेखर कपूर ने कई दिलचस्प बातें की साझा। दिग्गज बंगाली अभिनेता और नाटककार मनोज मित्रा का कोलकाता में निधन हुआ। मनोज मित्रा ने बंगाली फिल्मों में कई कॉमेडी और प्रतिपक्षी भूमिकाएं निभाई। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया। कोलकाता बेस्ड एसके मूवीज ने टीजर रिलीज कर 18 नई फिल्मों की महत्वाकांक्षी सूची का किया अनावरण। अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मोन्टाज शेयर कर लिखा, आशा एक जागता सपना है, कभी हार मत मानो। उसके साथ ही उन्होंने हैशटैग लिखते हुए लिखा, नेटफ्लिक्स पर विजय या आयरन मैन। सिटाडेल में हनी बनी में नेगेटिव रोल निभाने वाले साकिब सलीम अभिनेता ने कहा, केडी की भूमिका निभाने के लिए मुझे जो प्रशंसा मिली वो जबरदस्त। मैंने पहली बार खलनायक की भूमिका निभाई। राहुल वैद्य और दिशा परमार ने परिवार सहित बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। वीडियोस को और फोटोज को भी शेयर किया। और नया सवेरा में अब बात मिजाज मौसम की, देखते हैं क्या कुछ तापमान है आपके शहर में। तो अब वक्त हो चला कि हम आपसे विदा लें और नया सवेरा के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जैसे कि हमारी रवायत है, जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं झारखंड के पाइका लोक नृत्य की झलकियों के साथ। इसमें नर्तक रंगीन पोशाक पहनते हैं, उनके हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल होती है। इस लोक नृत्य का संगीत ढाक, शहनाई और नरसिंह वाद्य यंत्रों से आता है। आजकल पाइका का प्रदर्शन शादियों और त्योहारी सीजन में भी होता है। आप इन दृश्यों का उठाइए लुत्फ और आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के